फ्रेमिंग, इसका मीनिंग Yes. कुछ लोगों को पता नहीं होता। सुना जाता है न्यूज़ में, टीवी पे, ड्रामा में PTSD, लेकिन उसकी समझ हमें नहीं होती, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर इंसान इस चीज़ को समझ ले, और इसको हैंडल करने की भी कोई ना कोई टेक्निक्स हमें चाहिए कि हम देख सकें कि इंसान को किस तरह से ये तकलीफ पेश आ रही है और उसके क्या अलामात हैं, और उससे फिर हम उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सो इफ यू थिंक अबाउट PTSD, उसका मीनिंग है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट मतलब वाकये या हादसे के बाद, ट्रॉमा जो भयानक हादसा होता है, स्ट्रेस आप यही समझ ले जो नफ्सियाती जो कैफियत हो जाती है इंसान की, उस पे जो स्ट्रेस हम इंसान लेता है, उसका वो मीनिंग आता है। और इसमें ये भी नहीं चाहिए कि सिर्फ एक ही नफ्सियाती बीमारी नहीं, जिस्म पे भी असर होता है, स्ट्रेस जिस्म पे भी इसका असर करता है, उसके बाद में भी बात करते हैं। और ये एक बीमारी, एक डिसऑर्डर है जो बहुत आम है। आई थिंक करंटली द स्टैटिस्टिक्स 1 in 4 सफर फ्रॉम दिस। तो ये बहुत एक आम चीज़ है, लेकिन जैसे आपने बताया कि अक्सर इस चीज़ के बारे में हम अंदाज करते हैं या इसकी नहीं होती, फिर हम पहचान नहीं सकते कि इंसान को ये इस तरह की तकलीफ है। तो जैसे कि आपने कहा कि ये काफ़ी कॉमन है, कुछ लोग रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, दे सीक प्रोफेशनल हेल्प। लेकिन बहुत से ऐसे यस, लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई सानहा हुआ है या कोई हादसे का शिकार हुए या किसी करीब अज़ीज़ की उन्होंने मौत को विटनेस किया है, समटाइम्स ट्रॉमेटिक बर्थ्स और ट्रॉमेटिक डेथ्स। तो इन तमाम चीज़ों का हमारे ज़हन पे असर होता है, लेकिन उस वक़्त हम बात को नहीं समझ पाते कि ये आगे जाके किस बीमारी की शक्ल को इख्तियार कर सकती है। तो ट्रॉमा ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल। में से ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस करते हैं। But what is it that leads to traumatic stress disorder? What kind of trauma leads to that? ओके, सो दिस मैनी टाइप्स ऑफ ट्रॉमास, मुख्तलिफ किस्म के ट्रॉमास होते हैं। एक तो जो कुदरती आफात होते हैं, जो सैलाब हो गया, जलजला हो गया, दी नेचुरल डिजास्टर्स एंड नेचुरल Yes. ट्रॉमास, उसकी वजह से इंसान को इम्पैक्ट होता है, उसके जहन पे इम्पैक्ट होता है। अगर वो इस तरह का वाकया देख ले, उस पे जो असरात मुरतब होते हैं, उसका वही होता है PTSD के जो सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो एक वो होता है डिजास्टर्स, नेचुरल ट्रॉमास। दूसरी तरफ ये होता है मैन मेड। वो ये हो सकता है कि जैसे जिनसी हमला हो गया है, उसकी वजह से अक्सर हम इस बारे में बात नहीं करते, ये बहुत जैसे छुपाई Yes. जाती है ये बात हमारी कम्युनिटी में। आप ये समझ लें कि आपने कोई नया हादसा आप पे खुद पे हुआ हो, कोई अटैक, किसी ने आपको मारा पीटा हो उसकी वजह से, लेकिन सिर्फ मुझ पे असर होगा अगर फर्ज करें मैंने किसी को देखा है, किसी पे हमला हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस ट्रॉमा का भी असर मुझ पे पड़ेगा। और अक्सर हम Secondary देखें trauma. अगेन, बिल्कुल सेकेंडरी ट्रॉमा, उसको हमने देखा, हमने सुना, उस पे भी असर हमारे दिमाग पे होता है। सो एक ट्रॉमास ये होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के हवाले से, जो नेचुरल अकरिंग जो होते हैं ट्रॉमास, फर्ज कर लें सैलाब हो गया, जलजला हो गया, इस तरह की परी। दूसरे ये होते हैं मैन मेड, फॉर एग्जाम्पल मारपीट हो गई, कोई हादसा हो गया हमारे सामने। और अब खुद देखें दुनिया में इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल में, फलस्तीन में, सीरिया में, ईरान, इराक में, हमें इतने केसेस मिलते हैं जहाँ जंग, जहाँ टॉर्चर के केसेस हमारे सामने होते हैं, वो भी एक Exactly. ट्रॉमा Prisoners of होता है। war. बिल्कुल प्रिजनर्स, और वो उस तरह के जो तकलीफें इंसान अपनी जिंदगी में सहता है और गुजरता है इन तकलीफों से, अक्सर वो बयान नहीं कर सकता कि उसका क्या असर हुआ है, क्योंकि वो इतनी खौफनाक चीज होती है, इंसान सब चीज को छुपाने की कोशिश करता है। सो ट्रॉमास, देयर मैनी ट्रॉमास, ये नहीं होता कि सबसे जैसे भयानक चीज हमें देखनी पड़ती है उससे हमें PTSD। दिस इज वेरी पर्सनल, इट्स हाउ वी इंटरप्रेट दैट ट्रॉमा, व्हाट सेंस वी मेक ऑफ दैट ट्रॉमा दैट अफेक्ट्स अस। और जैसे आपने अभी जिक्र किया, किसी की डेथ भी देख लो, कोई बीमार हो हद से ज्यादा, अपना कोई करीबी जिसके साथ हमारे बहुत सारे जज्बात जुड़े हुए हैं, वो भी असर करेगा हमारे दिमाग पे। और ट्रॉमास हमारे उस तरह के भी केसेस होते हैं, फर्ज करो आपकी कोई सर्जरी चल रही हो, या जो औरतें होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी डिलीवरी में दौरान कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, वहां भी PTSD जैसे उसके सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल्स जो आपको दे रहा हूँ, ये काफ़ी एक्सट्रीम एग्जांपल्स है, ठीक है? Yeah. हादसे हमारे साथ
ڈیلی ہوتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہماری عملی زندگی میں کوئی جیسے حادثہ ہوتا رہتا ہے. فرض کرو میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں, چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کا ہے, اس کو حادثے میں گنا جاتا ہے, ٹھیک ہے, that's a incident, that's a accident, اور اس کا تھوڑا سا اثر مجھ پہ ہوگا, جیسے شاید 1 week 2 weeks کے بعد میں تھوڑا سا جیسے اپنے آپ کو نروس, اینکشس, اسٹریسفل محسوس کروں جب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ کر کے میں دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بیٹھ سکتا ہوں, اپنی گاڑی چلا سکتا ہوں, کچھ عرصے کے بعد وہ اسٹریس ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, میرا ایکسیڈنٹ ہوا, تھوڑا سا جیسے مجھے اثر اس چیز پر ہوا, لیکن اس کے عرصے کے بعد 1 2 3 weeks کے بعد وہ ختم ہو گیا, دوبارہ میں نے ڈرائیونگ شروع کر دی. اور ٹراما کا یہ ہوتا ہے خاص کر کہ وہ اثر رہتا ہے انسان پہ, وہ 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد چلا نہیں جاتا. اور اکثر ہمارے پاس یہ بھی کیسز آتے ہیں کہ بچپن میں کوئی ٹراما ہوا ہو, لیکن وہ پھر بھی انسان کے جیسے ذہن میں اتنا تازہ ہے کہ اس کی کیفیت وہی چلی جاتی ہے, جیسے اس کی وہ جو بچپن میں ڈسٹرب والی کیفیت تھی, وہ اسی طرح اسی حالت میں اس کا جو ذہن اس طرف چلا جاتا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ چائلڈہڈ ٹراما, اکثر بچوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں سرٹن بیہیویئر جیسے بیڈ ویٹنگ ہے یا نائٹ میئرز ہیں یا آئسولیشن ہے, سوشل انہیبیشن ہے, تو اگر جیسے بچپن میں چائلڈ ابیوز ہوا ہو یا بچے نے کوئی ایسی چیز وٹنس کی ہو جو اس بچے کے لیے بہت ٹرامیٹک ہو, تو وہ بچپن میں جی جی شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو, لیکن آگے جا کے جب وہ ایڈلٹہڈ میں جاتا ہے بچہ, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ دوسری قسم کی انگزائٹی ڈس آرڈر یا کسی اور شکل میں وہ سامنے آتا ہے. I would like to ask you here, Zubair, like you mentioned, کہ کبھی کبھی نیچرل ڈیزاسٹرز کین cause trauma, کبھی کبھی مین میڈ ڈیزاسٹرز, چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس, ایون ریلیشن شپ پرابلمس, ڈیوورس, ڈیتھ. لیکن مثال کے طور پہ ہم بات جیسے کرتے ہیں, بیکاز یو ورک ود a lot of refugees as well, یہ جو لوگ وار یا کانفلکٹ زونس میں مثال کے طور پہ رہ رہے ہیں, یا جنہوں نے مطلب پوری زندگی ان کن چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے, چاہے وہ وار ہو یا کانفلکٹ ہو, تو ایک ملک میں مثال کے طور پہ 4 ملین کی پاپولیشن ہے, تو کیا ہر انسان کو پی ٹی ایس ڈی ہوگا؟ نہیں, یہ تھینک یو, آپ نے یو آسکڈ اے ویری گڈ کوشچن, اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ اگر چائلڈ میں کچھ ہوتا ہے وہ ایڈلٹ ہڈ میں ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں اس چیز کی. اور دوسری چیز یہ کہ واقعی اگر ایک وار چل رہا ہو ایک ملک میں, ٹھیک ہے, کیا اس پورے پاپولیشن پہ اس کا اثر ہوگا یا کچھ لوگوں کا. سو پی ٹی ایس ڈی often what happens in PTSD, if you have significant support networks around you, if you have considerable significant people around you who are giving you the emotional support, the physical support and protection, اس پی ٹی ایس ڈی ہونے کے چانسز پھر کم ہو جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کے قریب ایسے ہوتا ہے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں, اپنی جذبات فیلنگز شیئر کر سکتے ہیں, جس سے وہ چیز پروسیس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم اکیلے ہی اس چیز میں نہیں جیسے جھیلتے اس چیز کو, اس الجھن میں ہم اکیلے نہیں رہتے. اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوں, ایسے دوست ہوں, ایسے ماں باپ یا بھائی بہن یا رشتہ دار بھی, فرض کر دوست بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے, ہم اس چیز کو سمجھ رہا ہے, ہماری دکھ درد تکلیف کو سمجھ رہا ہے, پھر پی ٹی ایس ڈی ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہم ان کے ساتھ کھل کے بات کر سکتے ہیں اس بارے میں, ہم گھبراتے نہیں, جھجکتے نہیں, ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی اس چیز سے. سو یو ول سی ویری کامنلی پی ٹی ایس ڈی, فرض کرے 2 انسان ہو, ٹھیک ہے, ایک دونوں کے ساتھ ایک ہی حادثہ ہوا ہو یا ایک ہی مطلب بھیانک حادثہ ہوا, ضروری نہیں کہ دونوں کو ہی پی ٹی ایس ڈی ہو جائے. جس انسان کے پاس زیادہ سپورٹ ہوگا, زیادہ سپورٹ نیٹ ورک ہوگا, جو کھل کے بات کر سکتا ہے, اس کو چانسز بہت کم ہے پی ٹی ایس ڈی ہونے میں. دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے ایک وہ کہتے ہیں نا ریزیلینس جو ہوتا ہے, اپنی جو اندر کی طاقت ہوتی ہے, وہ تو ایک روحانی طاقت بھی ہوتی ہے اور وہ ذہنی طاقت بھی ہوتی ہے. اگر ہم کسی نہ کسی چیز میں سکون تلاش کرنے اچھے طریقے سے, ہماری اپنی جو ریزیلینس ہوتی ہے وہ بھی ہمارے جیسے ایک قسم کی مدد کرتی ہے اور ایک طرح ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے اپنی ہے. تو چائلڈہڈ جیسے آپ نے بات کی تھی چائلڈہڈ ٹراما کہ اس کو سمجھنے میں میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا اس کو سمجھانے میں کہ وہ کیسے شروع ہوتا ہے چائلڈہڈ ٹراما اور پھر ایڈلٹ لائف میں اس پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو اگر آپ ایگزامپل لے لیں, اف یو ٹیک این ایگزامپل آف اے آرڈینری فیملی, جیسے ماں باپ جیسے ٹھیک ہو, ان کی ریلیشن شپ اچھی ہو, بچوں کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ اچھی ہو, ایک سیف انوائرمنٹ ہو, ایک اچھا ماحول ہو گھر میں, کوئی زیادہ اونچ نیچ تو لگی رہتی ہے ہر کسی کے لائف میں, ہر کسی کی زندگی میں وہ تو چلتی رہتی ہے, لیکن ایک نارمل ایک عام سیٹ اپ آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے.
اس میں وہ بچہ اپنے آپ کو پہلے سیلف کو ڈیولپ کرتا ہے. سیلف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ اس کا پیار اس کو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے, بھائی بہن کی طرف سے ملتا ہے. وہ یہ سمجھ لیتا ہے اپنے ذہن میں کہ ہاں میں پیار کے لائق ہوں اور میں پیار دے بھی سکتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے, اگر اس کو کھانا وقت پہ مل رہا ہے, کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے, ان کا گھر جیسے ایک نارمل سی جگہ میں, زیادہ بھی جیسے اوور بھی نہ ہو, جیسے ایک نارمل سیفٹی پروٹیکشن کا ماحول جو پیدا ہو جاتا ہے, اس میں وہ بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, therefore I can relax, I do not need to be stressed, I do not need to be alert. تیسری چیز یہ ہوتی ہے, ایک سیلف ڈیولپ ہو گیا, دوسروں کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ہم دوسروں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, دوسروں کو ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں, کچھ میرے ساتھ غلط نہیں ہونے والا. تیسری چیز یہ, پھر بچے کے ذہن میں یہ مستقبل کے بارے میں چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں میرا فیوچر سیف ہے, یہ دنیا سیف ہے, جیسے میں یہاں سے اپنے گارڈن تک جا سکتا ہوں, میں گارڈن یا کسی پارک میں کھیل سکتا ہوں, اگین میرے ساتھ کچھ خوفناک نہیں ہونے والا, کچھ بھیانک نہیں ہونے والا. وہ ایک دنیا کے حوالے سے ایک بچے کا وہ ٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے, اس میں وہ بہت کانفیڈنس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, اور وہ خوشی سے باہر کھیلتا ہے, دوسروں کی طرف, دوسروں کے پاس بھی چلا جاتا ہے, اور اس طرف سے اس کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ کافی سیٹل ہوتی ہے, اس میں کچھ زیادہ سٹریس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو فرض کرو انفارچونیٹلی اگر کوئی ٹروما ہو جائے یا وہ ماحول بچپن میں نہ ہو, اس سے پھر پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو اگر بچے کو مار پیٹ زیادہ مل رہی ہو, کچھ تشدد ہو رہے گھر میں, وہ بچہ یہ بھی کوئی واقعہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں کوئی ایسے ڈومیسٹک وائلنس کا چل رہا ہے, اس میں اس کی کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہوگی, اپنے آپ کو وہ کمتر یا احساسی کمتری کا شکار ہو جائے گا. اور دوسرا یہ, وہ دوسروں سے بھی گھبرائے گا, اس کا ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا. سب سے بڑا پرابلم اب میڈیا میں بھی آ رہا ہے, یہ زیادہ رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, جو جنسی حملہ ہوتا ہے, یہ سیکشول ابیوز ٹو چائلڈہڈ کا, اس میں اس کی سیفٹی بہت حد سے زیادہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. پھر وہ بچہ گھبرا جاتا ہے, اینڈ ایڈلٹ لائف میں اس کے یہی اثرات ہوتے ہیں کہ پھر وہ دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کر سکتا ہے, وہ گھبرا جاتا ہے, وہ چھپ جاتا ہے, کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے اگر میں یہاں سے وہاں گیا پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ, وہ ایک سٹریس اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. اور وہ گھبراہٹ اور وہ ڈر صرف اس کے گھر تک محدود نہیں رہتی, اس کو پوری دنیا ہی ایسے نظر آتی ہے جیسے یہ کوئی ڈرنے والی خوفناک دنیا ہے, مجھے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. That seems to be quite a common symptom amongst people who have experienced some form of trauma. They develop constant fear and anxiety. اور جیسے کہ آپ ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بھی ختم ہونے لگتا ہے, کیونکہ اگر ایک برا بالکل انسیڈنٹ ہوا یا دوبارہ سیکنڈ انسیڈنٹ ہوا تو آٹومیٹکلی اٹ افیکٹس یور برین اینڈ یور تھنکنگ پیٹرن. تو پھر وہ اگر گھر میں ایسا انوائرمنٹ نہ ہو جہاں پہ آپ کو سپورٹ ملے, یا پیپل آر ججمنٹل, اینڈ سے فار ایگزامپل فیملی میں کانفلکٹ ہے, یا بچہ ڈومیسٹک ابیوز کو وٹنس کر رہا ہے, یا پھر اٹس اے کیس آف چائلڈ سیکشل ابیوز, تو وہاں پہ ٹرسٹ ایشوز بھی آتے ہیں, اینڈ دا چائلڈ ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود این ایڈلٹ ایز ان واٹس ہیپنڈ. اور پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سپریس کرتے کرتے پھر وہ دوسری بیماریوں کے, فزیکل بیماریوں کے شکل میں بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. So can you tell us something بالکل. about what are the physiological symptoms as well as the psychological symptoms of trauma? Of course, again, this is something which is majorly overlooked. جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ mental illness ہے یا یہ نفسیاتی بیماری ہے, اکثر ہم بھول جاتے ہیں that physically اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں, اور یہ physically بھی اثر ہوتا ہے جسم پہ. So ہمارا جو برین ہوتا ہے, جو دماغ ہوتا ہے, اس میں ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اسٹریس سسٹم, اسٹریس رسپانس. اس میں اس کا فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس ہوتا ہے. وہ بچپن سے ہی قدرتی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے, اور وہ اس کا بہت اچھا ایک سسٹم ہمارے دماغ میں بنا ہے, کیونکہ ہمیں سروائیول کے لیے اس کی اہم ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خطرہ کیا ہے, خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب انسان خطرے میں ہوتا ہے یا اس کے سامنے خطرہ پیش ہوتا ہے, his fight and flight stress response will switch on automatically. So what will happen, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ایک دم سے, پیٹ میں جیسے مرور آ جاتے ہیں, جیسے دل خراب ہوتا ہے, ٹانگوں سے جان چلی جاتی ہے, پسینہ آ جاتا ہے, بندہ گھبرا جاتا ہے, کانپنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا وہ ایک اسٹریس رسپانس شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگین دس از ویری نارمل, ہر کسی کے یہ
stress response hota hai in everybody's body, everybody's mind. This is normal. If you go for, like, for example, if you go for a job interview, you will experience that stress response. If you go for a Yes. driving test, वही stress response आप महसूस करेंगे. लेकिन PTSD का ये होता है कि वो stress response हर वक्त on रहता है, कि बंदा घबराता रहता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ दोबारा होने वाला है, और इसलिए वो फिर रिलैक्स नहीं कर सकता. और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस का ये भी मसला होता है, हमारे जिस्म में एक हार्मोन है, उसका नाम है कोर्टिजोल. जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है, कोर्टिजोल जिस्म में फैल जाता है, ठीक है. ज्यादा कोर्टिजोल फैलने से हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, और फिर हम अक्सर कोई ना कोई और बीमारी के शिकार हो जाते हैं, बुखार, जुकाम, वायरस इन्फेक्शन. और तीसरी चीज ये PTSD की फिजियोलॉजिकली, अगर हम जिस्मानी इसके अलामात समझे और देखा जाए PTSD के बारे में, अगर हमें एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, फर्ज करें मुझे शुरू से ही डायबिटीज है, या कुछ लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है जैसी उनकी उम्र बढ़ती है, उसकी वजह से उसकी प्रोग्नोसिस बहुत कम हो जाएगी और ट्रीटमेंट भी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि आपको पेन ज्यादा महसूस होगा PTSD की वजह से, और आपकी जिस्मानी बीमारी बिगड़ती जाएगी, क्योंकि द माइंड एंड बॉडी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. अगर वो नफ्सियाती Definitely. चीज हमारे जहन में मौजूद हो, this will hinder any progress of physical treatment as well. And unfortunately अक्सर ये होता है, जो मैं क्लिनिक में भी देखता हूँ, कि अक्सर पाकिस्तानी, इंडियन, मतलब हर मुल्क के को, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तानी पेशेंट्स हो, इंडियन पेशेंट्स की, हर कोई पेशेंट आता है, अक्सर मुझे बताते हैं कि हमें जोड़ों में दर्द है, हमें ये तकलीफ है, हमें रात को नींद नहीं आती, हमारा दिल खराब होता है, हमें भूख नहीं लगती. जैसे जिस्मानी तौर में हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, तरह तरह के दर्द हमारे निकल रहे हैं, और वो अक्सर फिर डॉक्टर के पास जाते रहते हैं कि कोई ना कोई हल हो, कोई पेन किलर आप हमें दे दें. फिर वो पेन किलर्स के आदी हो जाते हैं, या नींद की गोलियां की आदी हो जाते हैं. लेकिन उसके पीछे जो राज है, बिहाइंड द पेन, द ट्रिगर फॉर द पेन इज ऑफ्टन सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा. उस चीज को हम ट्रीटमेंट नहीं करते, उस चीज को हम अहमियत नहीं देते, अहमियत हम जिस्मानी बीमारी को देते हैं. और इसी ये So सबसे you बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. जी जी. So you're saying that sometimes बहुत से लोग हैं जो for example अपने GP के पास जाते हैं और वो कंप्लेन करते हैं किसी bodily pain के कि यहाँ तकलीफ हो रही है, यहाँ दर्द है, and say for example reports normal आ रही हैं, physiological कोई मतलब cause नहीं है जो complain वो बता रहे हैं. So sometimes it's because they have experienced some form of trauma in their past life and it's now taking the shape of psychosomatic illnesses. So how can one Absolutely. distinguish between whether it's a result of something they have experienced in their past? Mhm. Absolutely, you've said it completely right कि ये साइकोसोमैटिक सिम्टम्स बन जाते हैं. इसका मतलब यही होता है कि हम वो जिस्मानी चीज़ ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन जो असल जो नफ्सियाती मसला है उसको हम इग्नोर कर जाते हैं. So a perfect way to distinguish if this is a genuine physical illness or if it is a psychological illness. If it is a physical illness, it's persistent. It's always there. वो हर वक्त वहीं रहती है, ना वो कम होती है ना ज्यादा होती है, चेंज नहीं होती. अगर फर्ज करें मेरी बाजू टूट जाए, वो दर्द जैसे मुसलसल रहेगा, वो कुछ दिन ज्यादा नहीं होगा, कुछ दिन कम नहीं होगा, एक घंटा वो ज्यादा नहीं होगा, दूसरे घंटे वो कम नहीं होगा. That pain is there, that fracture is there, that It's break is there. constant. You can't change that. Constant, absolutely. नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल बीमारी का या फिजिकल सिम्टम्स जो नफ्सियाती वजह से होते हैं, they keep on changing. So for example, what I mean, if your trauma is a result of, let's say for example, it's a result of an earthquake, that I've witnessed some sort of earthquake and that's really disturbed me and upset me. जब आप उसी चीज के रिलेटेड जैसे कोई ट्रिगर्स आप महसूस करेंगे, फर्ज करें आपका फोन वाइब्रेशन पे हो, ठीक है, आपका फोन जेब में वाइब्रेट हो रहा है, आपका ज़हन वापस उस ट्रॉमा में चला जाएगा, उसकी वजह से आपका फिजिकल रिस्पॉन्स जाग जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, उससे आपका दर्द बढ़ जाएगा. सो द परफेक्ट वे टू डिस्टिंग्विश फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल responses is if it changes. If psychological responses and pain in particular will switch on when there's a trigger present, whereas a physical symptom will be there all the time. You can't change that. It doesn't come and go.
It's like अगर for example किसी का घर में आग लगी हो and they have experienced some burns, तो वो जब भी barbecue होगा या campfire होगा, it will trigger that memory. And then physiologically उनको जो feel होगा वो increased heart rate, sweating, shortness of breath. तो ये जो physiological symptoms होते हैं, इससे फिर वो पता चलता है कि ये actually they're experiencing the symptoms of trauma, but they don't know what to do or how to handle it, because it's quite easy for us to say whatever has happened, time will heal, but we know that time doesn't really heal anything. It merely rearranges our memory. और ये अक्सर हमारी कम्युनिटीज में होता है कि वो तो इतने साल हो गए, पुरानी बातें भूल जाओ, move on. That's what people say, but for someone who has experienced it, उनके लिए बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी इजी, बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कम्युनिटी मुआशरे में स्पेशली ये होता है कि अगर फर्ज करें कोई ना कोई हादसा हुआ हो, हम कह देते हैं कि चलो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश थी, आप लोग सब्र रखें, आप पढ़ाई करें, आप ज़ियारत पे जाएं, आप कोई ना कोई सुकून तलाश करें जिससे वो चीज़ हल हो जाए। देखें, उस चीज़ से मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो अपना इंसान अपनी ज़ात के लिए करता है, ठीक है? जब हम नमाज़ It's a पढ़ते हैं, coping इबादत strategy. करते हैं, It's a coping strategy. it's a coping strategy. हम सुकून की तलाश में, but we are not addressing the root problem. This is the biggest thing. So for example, अगर मेरी टांग टूट जाए, आप मुझे कहें कि बस आप कोई ना कोई वजीफा कर लें या इबादत कर लें, उससे मेरी टांग नहीं ठीक होने वाली, उससे मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं होने वाली। एंड साइकोलॉजिकली हम लोग स्पेशली इतना घबराते हैं कि हम ओ गॉड साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास ना जाएं, पता नहीं लोग मुझे पागल समझेंगे, क्या कुछ होगा। देखिए ये वो बहुत एक बिग स्टिग्मा है, एक बहुत हमें सोसाइटी लेवल पे इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक तो इंसान अपनी वो नफ्सियाती कैफियत से झेल रहा है, एक तो उसको वो तकलीफ है कि मैंने हादसा देखा है, वो सिम्टम्स मेरे साथ चल रहे हैं, कभी एक्टिव होते हैं सोशल सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में। एक तो इंसान वैसे ही अपने ही अंदर वो उस चीज़ को झेल रहा है, ऊपर से हम ये प्रेशर डाल देते हैं कि किसी को ये ज़ाहिर मत करना इस तकलीफ को, किसी को बताना नहीं। और अक्सर मैंने खुद अपने कानों से सुना है, लोगों को ये परेशानी होती है कि पता नहीं बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, लोग कहेंगे ये अबनॉर्मल है, या ऐसे उसके मुस्तकबिल में कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, और उस चीज़ को हम दबा के छुपा के रख देते हैं, और फिर वो और इसमें ये इंसान भी खुद सर, इसमें ये भी ट्रेंड देखा जाता है कि अगर कोई फीमेल है, मतलब कोई खातून अगर कोई एक्सपीरियंस उन्होंने किया ट्रॉमेटिक इवेंट, चाहे वो एक्सीडेंट हो या टॉर्चर कुछ भी, तो उनको कहा जाता है कि इस बात को मामले को दबा दो, किसी से जिक्र मत करो, डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि जैसे आपने कहा रिश्ते नहीं आएंगे या कोई और हम स्टेरियोटाइप अटैच कर देते हैं। लेकिन मर्दों के लिए इट्स इवन वर्स। दे आर टोल्ड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड बॉयज डोंट क्राई, बॉयज आर नॉट सपोज्ड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ये जो स्टिग्मा और स्टेरियोटाइप है, इसके वजह से कितने सारे मतलब हमारे बरादरान होंगे जिन्होंने कोई ट्रॉमेटिक चीज एक्सपीरियंस की होगी लाइफ में, बट दे कांट टॉक अबाउट इट बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, दे कांट डिस्कस विद एनीवन। और प्रोफेशनल हेल्प सीख करना तो वो तो एक अलग मतलब स्टिग्मा है कि दूर मतलब की अगर आप बात है, किसी बिल्कुल। मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास चले गए, तो इसका मतलब लाजमी तौर पे आपके साथ मतलब आप पागल हैं या नफ्सियाती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक खासकर औरतों में ये सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स है। सो स्टैटिस्टिक्स शो पीटीएसडी इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। इसकी यही वजह है कि अक्सर मर्द अपने तकलीफ़ को या अपने हादसे को ज़ाहिर नहीं करते, ना वो बयान करते हैं। और जैसे आपने कहा फ्रॉम चाइल्डहुड men are shaped into this masculinity that you should cope with every problem, you should not cry, you should not show your emotions, you should cope by every problem by yourself and be strong and independent. औरतों का ये होता है कि इस चीज़ को छुपाओ, इस चीज़ को दबाओ, पता नहीं कम्युनिटी में क्या समझा जाएगा, मुआशरे में क्या समझा जाएगा, हमें इस चीज़ को ज़ाहिर ही नहीं करना कि ये हादसा हुआ है हमारे साथ, बस इस चीज़ को किसी ना किसी की तरह से इसको झेल के दबा के रख दो। अनफॉर्चुनेट जैसे हमने शो के शुरू में ज़िक्र किया, इसका ये मतलब मसला होता है कि अगर हम इस चीज़ को शेयर नहीं करें, बयान नहीं करें, एक तो ट्रीटमेंट नहीं होगी, दूसरी उसकी हीलिंग नहीं होगी। By एग्जैक्टली। suppression, all it does is just create more distress over time. There's nothing good coming from this. और यही तो जैसे ताज्जुब वाली बात है, अक्सर मैं देखता हूँ कि आप मज़हब के हवाले से सोचें, ठीक है? जब हम मजलिस में जाते हैं, कोई ना कोई वाक़या जब हमें सुनाया जाता है, हम कैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो तकलीफ़ सुन के कि कैसे वो शहादत हुई, कैसे तकलीफ़ हुई।
ہم एकदम से हमारी उस तरह की कैफियत हो जाती है कि हम उदास हो जाते हैं, हमारी आँखों से आँसू निकल जाते हैं। हम जैसे फ़ख्र से बयान करते हैं कि हमारा ये जज़्बात है, हमारा ये दुःख है, ये दर्द है, ठीक है। लेकिन जब हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी आती है, जो हमारी अमली ज़िंदगी के जो परेशानियाँ, दुःख, दर्द होते हैं, हम कैसे उस चीज़ को छुपा लेते हैं। और हमें इस चीज़ से अपने मज़हब से भी सीखना चाहिए दैट एग्ज़ैक्टली, इट्स गुड टू शेयर योर फीलिंग्स, लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो जाता है मज़हब और मुआशरे के में जो कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज़ अ एज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट अनफॉर्चुनेटली, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दिस बिकॉज़ ट्रॉमा is often seen as something that is taboo, it's stigma, it's bad. And आपको हैरानगी होगी जो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, they are working professionals. They are not, you know, put in some sort of mental institute. They're not sectioned. These are people who still continue with normal life. They've got children, they are married. कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं क्योंकि जाहिर है वो जब ड्यूटी पे होते हैं डॉक्टर्स तरह तरह के ट्रॉमास उनके सामने पेश होते हैं, एग्ज़ैक्टली। अगेन जो असरात मुरतब होते हैं उनके सामने, उनका भी असर उनको होता है. You have so many working professionals, so there's no shame. You know, you can say I'm a teacher, I'm a doctor, I suffer from PTSD. इसमें कोई जैसे शर्मिंदगी वाली बात नहीं है. आपने जैसे मज़हब का ज़िक्र किया ना, आई एम रियली ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप बिकॉज़ अक्सर हम लोग जब मजालिस में जाते हैं, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अज़ादारी इज़ फॉर सेल्फ ग्रोथ. If you're not बिल्कुल. changing yourself and you're not growing positively, then I don't really see the point of sitting on that, floor and just shedding tears. हम अक्सर जैसे I always used to think जब हम मसाइब सुनते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम के, कि the butchers used to cover their meat products जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहाँ से गुजरते थे, because that would trigger memory of the day of Ashura and that would make him really upset. और हम कितनी वाक़यात सुनते हैं कि जब वुज़ू के लिए पानी लाया जाता था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम would cry so much कि वो पानी जो था उनके आंसुओं से मिल जाता था. तो ट्रॉमा अभी से नहीं, हज़ारों साल से इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है. जब से इंसान इस दुनिया में आया है और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, छोटे स्केल पे या बड़े स्केल में. Sometimes you get desensitized. For example, people living in refugee camps, for example, they have been traumatized for such a long time after escaping war and conflict. और फिर यहाँ आने के बाद जो रेफ्यूजी कैंप्स में जो कुछ होता है, वहाँ पे वो सेकेंडरी ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं. तो जब बिल्कुल. जिंदगी में एक के बाद एक कॉन्स्टेंटली ट्रॉमा एक्सपीरियंस इंसान करता जाए, तो what happens? What are the consequences on the mind and the body? ये थैंक यू आपने ज़िक्र किया. आई थिंक ये सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने बनी हो जो मासूमीन से हम कुछ ना कुछ सीखें कि उनके जो ट्रॉमास थे, उनकी जो तकलीफ़ें थे, उन्होंने कैसे डील किया उस चीज़ के और उन्होंने कैसे बाद में बयान भी किया. आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जैसे वी शुड नॉट बी साइलेंट, वी एक्सप्रेस आवर ग्रीफ, वी एक्सप्रेस आवर सॉरो एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन थिंकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, वी शुड एक्सप्रेस दिस. एंड वाकई अगर एक कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जैसे आपने ज़िक्र किया जो हम रेफ्यूजीज़ के साथ जो काम करते हैं, they have not just experienced trauma in their own country, they've experienced trauma on the journey to England or whichever country they're heading to. Even the journey is incredibly traumatic for them. सिर्फ ये नहीं कि वो तकलीफ हमारी पीछे रह गई, वो जो कुछ हादसे हमने देखे जो हमारे माँ बाप भाई बहन के साथ हुए वो सब कुछ खत्म वहीं हो गए. The journey in itself is extremely traumatic. फिर जब यहाँ भी पहुँच जाते हैं unfortunately तरह तरह के ट्रॉमास के सामना उनको यहाँ भी Exactly. करना चाहते हैं. वो एकदम से सेफ्टी क्रिएट नहीं होती, बहुत एक मुश्किल उनका एक सफ़र होता है, ठीक है. And after some time, unfortunately, which I often see is clinic, hopelessness starts setting in. फिर बंदा जैसे एक किस्म का फेड अप हो जाता है, वो जैसे हार सा जाता है इंसान, जैसे वो उसकी जो अंदर की जो ताकत होती है, जो अंदर का एक जो द स्ट्रेंथ इनसाइड हिम स्टार्ट्स फिनिशिंग एंड दैट स्टार्ट्स फेडिंग अवे. एंड इस वक्त फिर ऐसे होता है कि डिप्रेशन स्टार्ट सेटिंग इन और PTSD Exactly. is often misdiagnosed with depression and anxiety because if you meet somebody who's very traumatized, often they're very depressed and hopeless. So either they're suicidal, either they've given up, they're not sleeping, they're not eating, उनकी सोच हद से ज़्यादा मनफी हो जाती है, वो हर वक्त जैसे नेगेटिव कोई ना कोई सोच सोचते रहते हैं और फिर इंसान यही समझता है इसको डिप्रेशन है, लेकिन अगेन डिप्रेशन के पीछे भी कोई ना कोई वजूहत होगी और अक्सर वही ट्रॉमा होता है. सो व्हेन यू सी पीपल हु हैव हैड मल्टीपल ट्रॉमास, अनफॉर्चुनेटली दे डू सफर फ्रॉम chronic depression. और ये PTSD का सबसे बड़ा मसला ये भी होता है
if you suffer from PTSD, you are more vulnerable to suffer from other mental health problems as well, such as anxiety, social anxiety. वो social situation में इंसान बहुत घबराता है, वो confidence से बोल नहीं सकता, या वो OCD का शिकार हो जाता है, हर वक्त चेकिंग करता रहता है, उसको यही डर होता है कि अगर मैंने चेकिंग नहीं की कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। और बाहर वाला बंदा समझता है कि पता नहीं इस बंदे को क्या परेशानी है, घबराहट है, ये पागल है, लेकिन यही सेंसिटिविटी से हमें समझना चाहिए कि इसकी तकलीफ है क्या, एंड द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम एज वेल। Yeah, I've seen this trend in a lot of people with OCD, that they have experienced some form of trauma or bereavement or any negative experience in their life, और वो उसको express नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्होंने constant hand washing शुरू कर दी, या कोई और rituals उन्होंने शुरू कर दी, और family बजाय उसको समझने के they are just labelizing that person as a वहमी, कि ये तो वहम का मरीज है और इसका दिमाग खराब है, और उसको बजाय सपोर्ट करने के उसको डांटते हैं, चीखते हैं उस पे, और उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, एंड लाइक यू सेड कि इट लीड्स टू अदर मेंटल इलनेसेस लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स. आपने बात की resilience की, and I strongly believe that faith plays a major role in being resilient, and you see this trend in a lot of people in Syria, Iraq, Afghanistan, for example. If you ask them what makes you cope or go on, move on, and they say our faith, because we know that trials and tribulations are a part of a believer's life. बल्कि एक हदीस भी है कि मोमिन जो है उसके ऊपर मुसीबत इस तरह से आती है जैसे कि बारिश के खतरे. तो what are the things that can make a person resilient? See, I think that's you beautifully mentioned that कि हमारा faith ही हमारा सबसे बड़ा ताकत होता है, ठीक है? If हमारा जो अकीदा होता है, if we have that strength to rely on God, अगर हम अल्लाह ताला पे ये भरोसा रखें कि ये कोई ना कोई आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, the faith plays such an important part in protecting us and building that resilience, but also encouraging us कि फिर भी जो कुछ हो चुका है जिंदगी में हमें फिर भी आगे बढ़ना है, ठीक है? अक्सर इसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सब्र रखें। सब्र का मतलब ये नहीं कि बस हाथ-पाँव बाँध के मैं चुप होके बैठ गया। सब्र का ये भी एक मीनिंग होता है कि हम अच्छे तरीके से इस चीज़ का हल ढूँढें, इस चीज़ का ट्रीटमेंट ढूँढें। So faith is fantastic for your resilience, because with faith you can speak to other people, you can read the books, you can read the text, which often purifies and nourishes the soul as well. अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम अपने जो जिस्मानी बीमारियों को हम इतना अटेंशन देते हैं, लेकिन जो हमारी रूहानी जो कैफियत होती है, नफ्सियाती कैफियत होती है, उसको भी कोई ना कोई अटेंशन की ज़रूरत होती है। आप फ़र्ज़ करें जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था, जिस्मानी कोई मसला हो, आपको डायबिटीज़ हो, ठीक है? डायबिटीज़ का ये होता है कि फिर हमें डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है, शुगर पे कंट्रोल करना पड़ता है, फिर हम अपने वो ब्लड शुगर चेक करते हैं वगैरह-वगैरह, उसकी काफ़ी एक रेजीम बन जाती है। इसी तरह हमें अपने नफ्सियाती जैसे ज़हन के बारे में ये सोचना चाहिए कि इसकी क्या हम रूटीन बनाएँ, इसका रेज़िलियंस हम कैसे पैदा करें और बिल्ड करते जाएँ, and how to build our character as well. And this is very important that we pay that attention to our psychological state as well, just not the physical state. Trauma के बारे में कहते हैं it sticks with you even after the terrible moment has passed, and it kind of becomes a life sentence for a crime that you didn't commit. तो इस वक्त जो मतलब ऑडियंस हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, जिन लोगों के साथ कुछ ना कुछ जिंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है नेगेटिव या कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, या वो किसी और को जानते हैं जिनके साथ हुआ है एंड यू एक्सपीरियंस सेकेंडरी ट्रॉमा एज वेल, उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? व्हाट आर द like treatment options available? What kind of help can they seek? I think this is very important that we discuss it. The next step, what do we take? The first step is obviously recognizing कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई परेशानी है, यहाँ कोई ना कोई बीमारी है। अक्सर हम इस स्टेप तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि we just keep on denying कि कोई मसला है ही नहीं, या उसको कवर कर देते हैं। So पहली चीज, सबसे अहम चीज ये है कि देखना वाकई कोई मसला है। और अनफॉर्चुनेटली PTSD का ये होता है क्योंकि इंसान इतनी तकलीफ में होता है, वो कोई वक्ती सुकून अपने आपके लिए ढूंढता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन अक्सर ये होता है, या हम कोई ना कोई गलत काम कर बैठते हैं, या कोई ना कोई गलत चीज हम इस्तेमाल करते हैं वक्ती सुकून लेने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि हमारा जहन सो जाए, उस चीज को भुला दे, लेकिन वो एक वक्ती चीज होती है, उससे फिर मजीद और प्रॉब्लम्स जाते हैं। So like first drug thing is addictions recognition. and substance abuse.
एब्सोल्युटली, दिस इज़ वेरी, वेरी कॉमन। वो फिर एक और ही नया मसला शुरू हो जाता है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए, वी शुडन्ट ब्लेम द इंडिविजुअल, वी शुड सपोर्ट द इंडिविजुअल कि ये क्यों कर एग्ज़ैक्टली। रहा है? कौन-सी चीज़ ये बुलाना चाहता है, कौन-सा चीज़ ये दबाना चाहता है अपने ज़हन में कि ये इस हद तक ये कदम उठा रहा है। And you see people acting very out of character because they want to keep that memory suppressed. So first thing is recognition, second thing is acknowledgement, वैलिडेशन की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं किसी के पास जाऊँ कि हाँ, मुझे ये तकलीफ़ हुई, ये मसला हुआ है, आगे से बंदा कहता है कि ओह! हमारी ज़िंदगी में तो 10 ऐसे वाक़ये हुए, हमने भी तो सामना किया, हमने भी तो उसमें वैलिडेशन एग्ज़ैक्टली। नहीं मिल रहा है, वो एक बन जाता है और माशरे में बहुत आम चलता है, किसी ना किसी के महफ़िल में चले जाएँ, किसी का खुद सुने इन बातों को कि एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि हाँ, मेरे साथ ये 10 वाक़ये हुआ है कि फलान फ़ौत हो गए, ये मसला हुआ, ये परेशानी हुई, हमने भी तो जी भाई आप ही अपने आप को सँभाल लो, सब्र रख लो, झेल लो। वैलिडेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और इसलिए थेरेपी की ज़रूरत है क्योंकि द रिलेशनशिप यू हैव विद योर थेरेपिस्ट विल एनेबल यू टू रिसीव द वैलिडेशन you missed out in childhood. शायद बचपन में आपको वो कॉन्फिडेंस ना मिला हो किसी की तरफ से, शायद बचपन में वो रिकग्निशन, वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट ना मिली हो, और वो एक थेरेपिस्ट का काम करता है होता है कि मैं अपने पेशेंट को कैसे उसको एक तो ट्रस्ट में ले लूं, उसकी कॉन्फिडेंस में कैसे बढ़ाऊं जो उसको शायद बचपन में ना मिला हो. So the options available, of course, go to your GP, be honest, be open. जितना हम ये इसके बारे में खुल के बात करेंगे उतनी हमें जैसे मदद मिलेगी. हैरानगी की ये बात है कि अब तो हर इंग्लैंड के हर शहर में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी सर्विस वाला है. ये बिल्कुल फ्री है, जीपी की तरफ से आप रिफर कर सकते हैं, सेल्फ रिफरल भी है, ऑनलाइन रिफरल भी है, और ये सर्विसेज माशाल्लाह ये अच्छी तरीके से इनका सेटअप हुआ है क्योंकि अब तो ट्रांसलेटर्स भी अवेलेबल हैं, हर मुल्क के हर जुबान के थेरेपिस्ट भी वहाँ मौजूद होते हैं. लेकिन सबसे बड़ी चीज हमारे मुआशरे में ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि इंसान घबराता है कि अगर मैं इस थेरेपिस्ट के पास चला गया, अगर मैं इस ट्रांसलेटर जो मौजूद होता है इंटरप्रेटर रूम में, अगर इसने मेरी बात निकाल दी, फिर वो दूसरा कोई मसला बन जाएगा. उस घबराहट की, उस परेशानी की वजह से फिर इंसान नहीं जाता, ना वो आगे होता है. The first thing we know as psychotherapists and psychologists is not to judge. We are not there to judge the individual. बेशक उसके साथ जो भी हादसा हो, we are there to take care of that individual and help them towards their journey of recovery. हम दोबारा उस सिंसाइज नहीं करना चाहते, उसको जज करके उसको ज्यादा मजीद उसको छोटा वो महसूस हो. हमारी कोशिश यही होती है उसकी कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करें, उसका जैसे एक हौसला अफजाई करें कि वो खुल के ट्रीटमेंट में आ जाए. तीसरी चीज ये, सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, कि अक्सर हम ये देखते हैं कि शायद घर वालों ने मुझे, कि मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हें ये प्रॉब्लम्स है, या माँ ने या बाप ने या भाई ने, और वो मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं. उस सूरत में भी थेरेपी में थोड़ी सी दिक्कत होती है. वो इसलिए क्योंकि बंदे को अपनी मर्जी से जाना चाहिए, कि उसको ये मोटिवेशन हो कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है. एंड इट्स ट्रू, वो मेमोरी खत्म नहीं होगी, हम उस मेमोरी को निकाल नहीं सकते, बट व्हाट वी कैन हेल्प टू इज प्रोसेस दैट मेमोरी which will help you build your character and your resilience. अक्सर मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होते हैं पीटीएसडी में, they go on to do many big things. They might write a book about their experience. They might share their experience with other people. They might think about, okay, I had this difficulty in my life. How has it improved me as a human being? How has it made me a better person? शायद वो फिर खुदा के करीब और हो जाए, मौला के करीब और हो जाए, उसको फिर एक नया जैसे एक जिंदगी का मकसद और मीनिंग मिल जाता है, जिससे उसके कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है. ट्रॉमा की ये मतलब नहीं कि अच्छा मेरे साथ हादसा हुआ है, अब मैं बिल्कुल मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. और अक्सर अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने पिछले हफ़्ते विद द मीडिया साइकोलॉजिस्ट आपने डिस्कस किया था, कि टीवी पे भी यही पेश आ जाता है, कि अक्सर जो जो ट्रॉमेटिक इंसान होता है, जो जो ज़हनी मरीज़ होता है, ड्रामाज़ में, मूवीज़ में उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो इसके करीब हमें जाना भी नहीं, इसके Yes. इसके साथ हमें बात Someone नहीं really करनी, पता. scary and yeah. Exactly. And वही बात होती है, it's not an scary experience. We need to normalize this approach. The more normal we make it, the more common we make it, people will come forward with the traumas as well. And you're a cognitive behavioral therapist, and I think CBT, cognitive behavior therapy, is one of the best treatment interventions for
PTSD, for anxiety, for depression. So I would highly recommend कि अगर आप में से कोई ऐसा शख्स या आपके कोई जान पहचान में कोई ऐसा शख्स है जो स्ट्रगल कर रहा हो इन सिम्टम्स के साथ और उसका रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा हो, तो प्लीज आस्क योर GP to refer you to a therapist or a counselor. और वो लोग जिनके लिए लैंग्वेज एक बैरियर है, interpreters are there. We have Urdu speaking bilingual therapists, for example, Zubair Hussain. और जहाँ तक बात है कल्चर की कि अगर आपको महसूस हो रहा हो कि आपका GP या आपका थेरेपिस्ट आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स को नहीं समझ सकेगा, तो हमारे पास बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज या काउंसलिंग मतलब प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज इन योर लैंग्वेज, keeping your culture and your religion, your ethnicity in perspective. Zubair, thank you so much for coming Most on the show welcome. today. Thank you for the time. And inshallah, we look forward to having you back again because this is such a broad topic Inshallah. and we still Inshallah. need to kind of, inshallah, prone into. आज हमने जो डिस्कशन किया वो था सदमे के बारे में, ट्रॉमा के बारे में, ट्रॉमा के क्या सिम्टम्स हैं और ये किस तरह आपकी ज़िंदगी पे असर अंदाज होता है। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल, कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान ज़रूर होता है, लेकिन उससे हम किस तरह से डील करते हैं, हम किस तरह कोप करते हैं, उसका क्या असर लेते हैं, हम उसको एक एक्सपीरियंस की तरह लेके, पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं या ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं, ये हमारे इख्तियार में है। Help is out there. All you need to do is reach out for the right people at the right time. अगर आपको महसूस होता है कि आपके घर वाले या आपके अजीज और अकारिब आपके मसले को या आपकी बात को नहीं समझ सकते, ये कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज हैं जहां आप राब्ता कर सकते हैं और आप जो भी आजमाइश से गुजर रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि ये आपके इख्तियार से बाहर है और इसका असर आपकी ज़िंदगी में इस तरह से हो रहा है कि आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, तो प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू फील अशेम्ड ऑफ, बिकॉज़ जिस तरह से आप अपनी जिस्म का ख्याल रखते हैं, यू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, अपनी ज़हनी सेहत का, अपनी रूहानी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इस बात को याद रखिए कि जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक ना रास्ता मिलेगा और ना ही मंजिल। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई आगाही के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।